जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत और नक्सलवाद, ये दोनों मान के चलिए कि एक दूसरे के पूरक है, लेकिन आज बात सियासत की होगी बेहद ही कम होगी। आज बात होगी नक्सलवाद के खात्मे को लेके, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की वो तारीख तय कर दी है जब देश नक्सल मुक्त होगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित लोग दिल्ली में जाके, नक्सलगढ़ से निकल के दिल्ली में जाके देश को सच्चाई बताते हैं कि आखिरकार साहब, आप जिसे नक्सलवाद को विचारधारा मानते हैं, दरअसल वो विचारधारा नहीं बल्कि लूट खसूट का एक अड्डा बना हुआ है, जिसके भुक्तभोगी कह लीजिए या ढाल कह लीजिए, वो एक मासूम ग्रामीण है, भोले वाला आदिवासी है, जो आज दो चार उन समस्याओं से हो रहा है। मतलब नक्सलगढ़ की समस्या देश को बता दी गई। अब देश को निर्णय लेना है कि आखिरकार नक्सलवाद को लेके आपके मन में क्या कुछ भावनाएं हैं, और इसके समाप्ति के लेके जितने भी प्रयास होने चाहिए, सारा जो प्रयास है वो आने वाले दिन में होना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुके नक्सलवाद के खात्मे की आखिरी तारीख भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तय कर दी है। लेकिन इस नक्सलवाद ने अब तक न जाने कितने घर उजाड़े, कितनी ही जिंदगियों को अपाहिज बनाया। इस बार नक्सलवाद का जख्म पूरे देश के लोगों ने महसूस किया। 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ से 50 से ज्यादा नक्सल पीड़ितों का दल दिल्ली पहुंचा। पहले जंतर मंतर, फिर जेएनयू, फिर गृह मंत्री सहित देश के सर्वोच्च नागरिक से भी मुलाकात हुई। पीड़ितों ने उनसे मुलाकात कर नक्सलवाद की सच्चाई बताई और विचारधारा की कथित कहानी को झूठा साबित किया। 19 सितंबर को 7 जिलों के 55 नक्सल पीड़ित दिल्ली पहुंचे। जंतर मंतर के धरना स्थल पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में भी सच्चाई बताई। जेएनयू पहुंचकर भी नक्सल पीड़ितों ने अपनी बात रखी। 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 21 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। नक्सली पीड़ितों ने कर्तव्य पथ पर चलने का संकल्प लिया। नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली पहुंचकर देश को उस दर्द से रूबरू कराया जो कभी किसी ने नहीं सुना था। पीड़ितों ने बताया कि नक्सलवाद का असली चेहरा ये नहीं जो सुर्खियों में रहते हैं। हिंसा में शिकार हुए उन पीड़ितों की सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता, जो हर दिन इस जख्म को झेलते हैं। ऊपर ऊपर की कहानियों के बाद दर्द की असली दास्तां शुरू होती है। जिन बमों को जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया जाता है, उसकी भेंट गांव के मासूम चढ़ जाते हैं। नक्सली बनकर लोगों से लूटपाट तक की जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के नक्सल पीड़ितों के दिल्ली पहुंचने के बाद अब उन्हें राहत देने की तैयारी भी है। इधर सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर लंबी खींचतान चली। एक तरफ सरकार इनके लिए नई पुनर्वास नीति लाने की बात कर रही है, तो कांग्रेस इसे लेकर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगा रही है। नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग हैं, उनका दर्द कभी किसी ने सुना नहीं। किसी ने अपना हाथ खोया है, किसी ने पैर, किसी ने कोई अंग, और जो कष्ट तकलीफ उन्हें हुई है वो देश और दुनिया के सामने आए। इसलिए न केवल ये नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, राष्ट्रपति जी को अपनी व्यथा सुनाई और दिल्ली में अन्य संस्थाओं से भी मिले। उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था की चिंता हमारी सरकार कर रही है कि वे सम्मान से जी सके, आगे बढ़ सके। आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या हत्याएं नहीं हो रही है? क्या मौतें नहीं हो रही है? आखिर आप राष्ट्रपति जी से मिला के आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या राष्ट्रपति बस्तर नहीं जा सकते? आप उनको दिल्ली ले जाके मिला रहे हो। मतलब फिर झूठी वाहवाही लूटने का और भ्रमित करने वाली बयान है। नक्सल पीड़ितों का दर्द हर किसी ने सुना। बस्तर से दिल्ली पहुंचे दल में ऐसे कई लोग रहे जो आईईडी ब्लास्ट में दिव्यांग हुए। किसी ने हाथ तो किसी ने पैर खोया। कई पीड़ित आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। देश के सामने नक्सली हिंसा की तस्वीर
खुद की जुबानी पहुंचाई गई। इसी के साथ नक्सलियों के खिलाफ न्याय की गुहार भी लगाई गई। मगर माओवाद की पूरी सच्चाई देखने के लिए सियासत के चश्मे को सच में उतारना ही होगा, ताकि जो लोग नक्सलवाद विचारधारा होने का दंभ भरते हैं उन्हें ये कड़वी सच्चाई पता चल सके। बहरहाल सभी पीड़ित छत्तीसगढ़ लौट आए हैं इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि जल्द बस्तर से भयमुक्त, नक्सलवाद मुक्त नया सवेरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। सुना कि किस तरह से इस पूरे मामले पे जो है अब सियासत भी हो रही है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आज सियासत की चर्चा नहीं, आज चर्चा होगी उस बात की, उस दर्द की और उस उम्मीद की, जिस उम्मीद को लेके जो तमाम पीड़ित है वो दिल्ली से लौट आए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले रामअवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामअवतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और देश के जाने माने लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार और शांति समिति के प्रमुख, और जिनके नेतृत्व में या जिनके साथ पूरी टीम जो है दिल्ली रवाना हुई थी, राजीव रंजन प्रसाद जी भी हमारे साथ है। आप दिल्ली से जुड़े हुए। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। राजीव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं। 3 दिनों तक नक्सलगढ़ की समस्या या नक्सलगढ़ की सच्चाई देश तक आप लोगों ने पहुंचाई, कैसा रहा? क्या उम्मीद अब माना जाए? राजीव जी। डॉक्टर अवधेश जी, सबसे पहली चीज तो मैं एक संशोधन कर दूं कि मैं बस्तर शांति समिति से नहीं जुड़ा हुआ हूं। मैं वहां पर मैं दिल्ली में रहता हूं और एक लेखक होने के नाते जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर पीड़ित आए हुए हैं और बस्तर के लोग हैं, मेरी ये हमेशा की वृत्ति रही है एक रिसर्चर होने के नाते, एक अध्येता होने के नाते, कि बस्तर के लोग जहां भी, जब भी, जिस भी कारण से गए हों, मैं एक अध्येता के नाते उनसे मिलता रहा हूं। और मैं इस कारण, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि जब मैं वहां पर गया, क्योंकि इतने साल हो गए दिल्ली में रहते हुए या इतने साल हो गए बस्तर पर काम करते हुए, ये पहली बार था जब मैंने ये देखा कि नक्सल विक्टिम्स को दिल्ली में खड़े होकर के अपनी बात कहते हुए। आज तक मैंने यही देखा था कि अति वामपंथ को वामपंथी विचारधारा के लोग जिस तरीके से जस्टिफाई करते रहे हैं और जिस तरीके के विक्टिम्स को लेकर के वो दिल्ली आते रहे हैं, उनमें से अनेक छद्म रहे हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य यह रहता रहा है कि वो देश भर में एक तरीके का नैरेटिव स्थापित करें। और जब मुझे यह महसूस हुआ कि यहां पर नक्सल विक्टिम्स शायद पहली बार आए, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कहना चाहता हूं कि 40 साल हो गए इस देश में, नक्सल विक्टिम्स को पहली बार दिल्ली में मैंने देखा है। मैंने उन लोगों को देखा है जिनको कथित रूप से विक्टिम्स बताया जाता रहा है, और ये कथित रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर मूल रूप से प्रतिस्थापना एक नैरेटिव खड़ा करने की रही है। लेकिन वो लोग जिनके हाथ कट गए, जिनके पैर कट गए, जिनको मुखबिर बता करके जिनके परिजनों को मार दिया गया, ऐसे लोग, बच्चियां हैं जिनमें जवान हैं, जिनमें वृद्ध हैं, ऐसे लोग जब आपके सामने खड़े होते हैं और अपनी बात कहते हैं, तब एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका विषय उठाएं। एक लेखक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जहां पर ये खड़े हैं, कम से कम वहां खड़े होकर के ये महसूस तो करूं कि ये कहना क्या चाहते हैं। और इसीलिए मेरी उपस्थिति वहां पर थी और मैंने ये देखा और मैंने महसूस किया कि 40 साल बाद अगर ये दिल्ली में खड़े होकर के अपनी बात कह रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। इसको ठीक, दिल्ली बहुत ऊंचा सुनती है। अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्तर में जब बात होती है तो नक्कार खाने की तूती सिद्ध होती है। रायपुर तक भी बात पहुंचती है तो नक्कार खाने की तूती सिद्ध होती है। महेंद्र कर्मा जी थे, मैंने उनका आखिरी साक्षात्कार लिया हुआ है। जब मैंने महेंद्र कर्मा जी से पूछा कि भाई साहब, आप तो ये लड़ाई हार गए, जो लड़ाई आप लड़ रहे थे नक्सलियों के विरुद्ध, तो उन्होंने कहा, राजीव, मैं ये लड़ाई शायद जीत जाता, लेकिन हम दिल्ली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशनों में हार गए। तो अवधेश जी, अगर नक्सलवाद के विरुद्ध कोई लड़ाई लड़ी जानी है, और मैं ये आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इसको राजनीति से परे होकर के देखना होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी दल विशेष की नहीं है, ये किसी पक्ष विशेष की नहीं है। ये लड़ाई इस देश की है जहां आपको नक्सल उन्मूलन की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके लिए कि हमने अपनी पूरी कहानी में इस बात का जिक्र बारंबार किया कि राजनीति से परे हटके
राजनीति का चश्मा सच में उतार के चर्चा करनी होगी। अब इस दर्द को समझना होगा। और यही वजह है कि मैंने आज आपसे निवेदन किया कि आप स्वयं मौजूद रहे। रावत जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन आप चूंकि पूरे दल को आपने बड़े करीब से देखा, दिल्ली में आप उनके साथ रहे, आप सालों साल तक बस्तर में आप लगातार आप काम कर रहे हैं। तो राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब रावतार जी के पास जाता हूं और समझना चाहता हूं, रावतार जी 40 साल में पहली बार कोई सच में नक्सलवाद के पीड़ित, अति माओवाद के पीड़ित दिल्ली जाके अपनी बातें कहते हैं। देश के गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मुलाकात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब भी जाते हैं, जेएनयू भी जाते हैं और अपनी बात कह जाते हैं। साहब, क्या असर होगा इसका रावतार जी? देखिए, हमारी छवि को अलग अलग कारणों से बिगड़ी हुई है नक्सलवाद के कारण, कि दिल्ली या अन्य प्रदेशों में रहने वाले ये मानकर चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, इसलिए अपार संभावनाओं से भरे प्रदेश में विकास की जो गति मिलनी चाहिए एक और अछूता रह जाता है। बिल्कुल। इसकी प्रस्तुतिकरण दिल्ली में होना अति आवश्यक था, वो अच्छा कदम है। और राजीव रंजन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जो बताया कि हमारे अगर नेतृत्व जो है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व हो या दिल्ली का नेतृत्व, अगर वो इच्छा शक्ति रख ले और एक तय कर ले, जब भाई पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया, अलग अलग तरीके से सरकार ने चाह लिया और ठान लिया, तो ये हो सकता है खत्म। इस दिशा में एक मजबूत रणनीति के साथ अगर कदम उठाए जा रहे हैं, तो कदम को राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक बाकी समयों में करिए। बस्तर के उन नक्सलवाद के पक्षधर बनने की कोशिश ना करिए और उसके आड़ में लोकतंत्र की रक्षा की बात मत करिए। उन गरीब लोग हैं बेचारे, जो आजादी के बाद कई हजार करोड़ रुपया उनके विकास में खर्च हो गया, बिल्कुल सही, पर बिल्कुल सही। वो विकास आज तक नहीं हुआ। वहां के भ्रष्ट नौकरशाह, नक्सलवाद, कहीं न कहीं ये रोड़ा है। उस रोड़े को खत्म करने की दिशा में पहल हो रही है। इस पहल का स्वागत करना चाहिए और तरीके से कदम ऐसे उठनी चाहिए ताकि इस दिशा में काम हो सके, लोगों को साहस मिल पड़े और हमारी छवि वो सुधर सके। ठीक है राजीव जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा साहब। आप माफी के साथ मैं आज राजनीतिक चर्चा को ज्यादा नहीं खींचूंगा। राजीव जी, राजीव चक्रवर्ती जी, माफ कीजिएगा, राजीव जी भी हमारे से जुड़े, राजीव रंजन जी। राजीव चक्रवर्ती जी, दो बातें निकल के आई। दिल्ली ऊंचा सुनती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सरकारें ठान ले तो कोई समस्या, कोई चुनौती नहीं है। क्यों नहीं ठान लिया जाता है? क्यों दिल्ली को 40 साल तक ऊंचा नहीं सुनाया गया? राजीव चक्रवर्ती जी। डॉक्टर अवधेश जी, यही वो समय है कि जब हमने सीमा तय कर दी कि ये खंदक की अंतिम लड़ाई है और नक्सल के ताबूत पे अंतिम खिला अगर कोई ठोका जाएगा तो इस सरकार के द्वारा ठोका जाएगा। और डॉक्टर राजीव रंजन जी ने भी बताया और मैं भी आपको बता रहा हूं कि अब तक उग्र वामपंथी लोग, जो स्लीपर सेल है, नेटवर्क है, वो यही बताता था कि ये जो लाल आतंकी भटके हुए लोग हैं, ये जो उग्र वामपंथी है, ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। ये लड़ाई बुलेट और बैलेट की है। ये नहीं, बुलेट और बैलेट की लड़ाई नहीं, आतंक की लड़ाई थी, लाल आतंक की लड़ाई। और सो कॉल्ड जो लोग हैं वो जेएनयू में जाके बोलते थे कि भारत तेरे अंतिम टुकड़े होंगे और बस्तर में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे कॉमरेड मारे जा रहे हैं। तो ये कौन लोग थे? ये लोग हैं जो जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं। ये वो लोग हैं जो माओ सेतुंग के अवैध संतानों से पैसा लेते हैं। वो ये लोग हैं जो अमेरिका की CIA के लोग कहते हैं कि बस्तर में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो आज कम से कम बस्तर में जो बुद्धिजीवी लोगों ने देखा, और जो जैसे कहा कि राजीव रंजन जी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम कमजोर हो जाते थे, जो सलवा जुडूम आंदोलन लेके डॉक्टर रमन सिंह और महेंद्र कर्मा जी शहीद एक साथ निकलते थे एक गाड़ी में, और क्या शानदार एक मैसेज जाता था कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक मंच पर एक गाड़ी में सवार होकर जा रहे हैं। उसे खत्म कर दिया गया। तो लेकिन आज जो ये कोशिश की जा रही है, मुझे ये नहीं पता ये कि कोशिश कितनी कामयाब होगी, लेकिन ताल तुमड़े जैसे लोग, जी साईं बाबा जैसे लोग जो रोना रोते हैं, जो मानवाधिकार का रोना रोते हैं, जो इनकाउंटर का रोना रोते हैं, उनको करारा जवाब अब ये प्रेजेंटेशन में मिल गया है। राजीव जी, ओजस्वी भाषण नहीं देना है। पहली बार बीजेपी की सरकार नहीं आई छत्तीसगढ़ में। 15 साल आपने राज किया साहब, 2003 से 2018 तक दर्जनों कोशिशें की गई। कांग्रेस के मित्र उसमें प्रकाश डालेंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अमित जी, जरा टिप्पणी कर दीजिए साहब।
कि क्यों इस लड़ाई को आज तक खींचा गया। 40 साल बहुत होते हैं। सैकड़ों आदिवासियों के खून बहे छत्तीसगढ़ की धरती पे। लाल आतंक का गढ़ माना जाता है छत्तीसगढ़ को, लाल आतंक का पर्याय माना जाता है, संज्ञा दी जाती है, हमसे सिर्फ झुक जाता है दिल्ली में जब हम बात करते हैं। तो आज लोग गए दिल्ली में, उन्होंने अपनी बातें कह के आई है। क्या उम्मीद है इससे अमित जी? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं आपकी बातों का जवाब निश्चित दूंगा, लेकिन हमारे जो नक्सल एक्सपर्ट बैठे हैं राजीव जी, मैं उनकी बातों का जवाब दे दूं। निश्चित तौर पे मैं भी उनके अभिमत से पूरी तरीके से सहमत हूं कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आज हम इस पे राजनीति नहीं करें। राजनीति करने के लिए, जैसा राम अवतार भैया ने कहा, बहुत सारे विषय होते हैं, हर दिन विषय होते हैं, हम उस दिन उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पे, जिस प्रकार से नक्सलवाद एक राष्ट्रीय समस्या है। और आपको याद होगा कि 2021 में अप्रैल के महीने में जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि दोनों सरकार मिलकर काम कर रही है। मैं एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहली बार इनके कार्यकाल में, मैंने कहा ना मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर राजीव भाई कोई प्रश्न उठाएंगे तो मुझे अपने काबिल मित्र का जवाब देना पड़ेगा। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में आपने जो कहा, आपने 55 लोगों को वहां पर आप ले गए, आप उनको लोगों से मिलाए, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी समस्याओं को रखा, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पे इस पे चर्चा होती, उनके साथ बैठ के एक्सपर्टों को आप बैठाते कि ये इस मुद्दे को कैसे समाप्ति की ओर हम ले जाएं। उस पे आपने चर्चा नहीं की राजीव भाई। दूसरी चीज, आप अगर उनको मिलाने ले गए थे तो आप वहां पर पत्रकारों से, अमित शाह जी से, देश के गृह मंत्री से आप मिलाने ले गए थे। मेरा आपसे बड़ी विनम्रता के साथ एक निवेदन है कि अगर आप इसका राजनीतिकरण नहीं चाहते, अगर आप इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहते थे, तो आप इनको जेएनयू क्यों लेके गए? ये एक प्रश्न छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता ये जानना चाहती है। अब आप कहेंगे कि अभी आप जो कोटेशन कह रहे थे आप उस पर ले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अमित शाह जी से एक और बात कहा कि हमें हमारा पुराना बस्तर लौटा दीजिए, जहां पर शांति और खुशहाली हो। दूसरी चीज, मेरे काबिल जो आज संपादक हमारे बैठे हैं डॉक्टर अवधेश जी, उन्होंने अमित शाह जी से प्रश्न किया था, मुझे याद है, कि नक्सलवाद आप 3 साल में खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ये राष्ट्रीय समस्या है। अवधेश जी, मुझे अगर शायद मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो आपने ही वो प्रश्न किया था, और मुझे लगता है काफी देर तक आपने देश के गृह मंत्री जी से चर्चा की थी, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल आपके उस प्रश्न से सहमत हूं, और उनके जवाब को भी मैं कोट करता हूं कि ये राष्ट्रीय समस्या और हमको इससे मिलकर लड़ना पड़ेगा, और हम इस पे सियासत नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। और समाधान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको वहां दिल्ली लेके गए, लेकिन सबसे पहले अभी आप ही ने कहा कि आदरणीय स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी और रमन सिंह जी साथ में रहते थे, लेकिन आपकी 15 साल सरकार रही, कभी भी आपने सर्वदलीय बैठक बुला के इस मुद्दों को चर्चा करने का आपने उचित समझा? आपने नहीं किया। आपने दिल्ली पे कभी सर्वदलीय बैठक बुलाई? आपने नहीं किया। वोट बैंक के लिए समझौता करते रहे उनसे। राजीव जी, तो हम राजीव जी, कर सकते थे। राजीव जी, डबल इंजन की सरकार है, बहस कर दीजिए जिन्होंने समझौता किया। राजीव जी, अगर आपके पास प्रूफ है तो लाइए, अंदर कर दीजिए जो समझौता करते हैं। राजीव जी, मेरा निवेदन आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं साहब, मैं, नक्सलवाद का मुद्दा है, मत कीजिए सियासत। आज कल कर लेंगे, मैं नहीं चाहता बिल्कुल इस पर सियासत, आज समाधान बिल्कुल चाहता हूं। पिन पॉइंटेड हम समाधान की बात करेंगे। 40 साल में इतिहास रचा गया, पीड़ित दिल्ली में जाके अपनी बातों कहते, देश के सर्वोच्च नागरिक से उम्मीद है हमें कि इसका सफाया होगा, खात्मा होगा। राजीव रंजन जी, क्या उम्मीद है आपको? आप तो सालों साल से बस्तर को बेहद करीब से देख रहे हैं। जो पहल की गई, ये पहल कितना रंग लेके आएगी राजीव रंजन जी? कि मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्टता कहता हूं कि जब तक चीजें एक पेज पर नहीं आएंगी, जब तक आप जो है सैद्धांतिक रूप से अलग अलग चलेंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तब तक आप नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्ति की तरफ लेकर के जाने का विचार भी नहीं रख सकते। सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली से जो एक माहौल बनता है, क्योंकि आज तक ऐसा होता रहा है कि जो लेफ्ट नैरेटिव है वो दिल्ली से खड़ा होता रहा, चाहे वो जेएनयू से खड़ा होता रहा हो, चाहे वो क्या कहना चाहिए जंतर मंतर से खड़ा होता रहा हो, चाहे वो यहाँ दिल्ली के अलग अलग मंचों से खड़ा होता रहा हो। तो स्वाभाविक बात थी कि 40 साल के बाद अगर नक्सल पीड़ित यहां पर पहुंचे थे और वो अपनी बात चाहे अलग अलग मंचों पर कहीं भी रख रहे थे, किसी भी तरीके से, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जंतर मंतर में उनका मौन प्रदर्शन,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच अपनी बात रखना, माननीय गृह मंत्री जी के सामने अपनी बात रखना, माननीय राष्ट्रपति जी के सामने अपनी बात रखना। इस तरीके से ये 4 अलग अलग फोरम्स है जहां पर अपनी बात रखेगी और हर एक फोरम का अपना एक महत्व है, सांकेतिक महत्व है। मुझे ऐसा लगता है कि जब नक्सलवाद की लड़ाई हमेशा आप देखिए कि 2 फोरम पे लड़ी जाती है। एक वो जो बंदूक लेकर के अंदर लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ने का तरीका अलग है, लेकिन नक्सलवाद को हमेशा कवर फायर देते हैं वो लोग जो कलम लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी लड़ाई, उनसे लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब तक आप हमेशा इस चीज को नोट कर लें कि अगर आप नक्सलवाद का खात्मा करना चाहते हैं तो आपको दोनों ही फोरम पर लाना पड़ेगा, बंदूक के फोरम पर भी और कलम के फोरम पर भी, और आपको वास्तविक विक्टिम से इस देश को परिचित कराना होगा। आप भी जानते हैं कि जब सलवा जुर्म समाप्त हुआ उसके बाद चुन चुन करके सलवा जुर्म के नेताओं को मारा गया, पूरा देश खामोश रहा। क्यों? क्योंकि उनकी जो वो जो विक्टिम्स थे, या लौटूंगा आपके पास, मैं रामोदार जी के पास महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए जा रहा हूँ। रामोदार जी, जब टिप्पणी कर दीजिए, क्या उम्मीद है बस्तर के लोगों को, क्या उम्मीद है छत्तीसगढ़ के लोगों को इस पहल के बाद? उम्मीद है वो इसलिए है कि अभी गृह मंत्री बहुत ही सक्षम है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 हटा दिया उन्होंने, इसी तरह के बड़े फैसले लेने में मोदी और शाह की टीम जो है वो जानी जाती है। तो हमें उम्मीद है, हम छत्तीसगढ़ के वासी हैं, हमारे भोले भाले आदिवासी वर्षों से पीड़ित हैं और एक गठजोड़ चल रहा है वहां। सबसे बड़ी बात जो है, बिल्कुल सही, वहां एक गठजोड़ है। उस गठजोड़ में जब तक अच्छे से नहीं मारेंगे, उनको राजनीतिक स्वार्थ से हटकर उनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याएं बनी रहेगी। क्योंकि उनको फायदा हो रहा है, नक्सलियों को वसूली हो रही है, उनको रसद पहुंचाने वाले बच जा रहे हैं, अधिकारी जो है वो बड़ा फंड आ रहा है, मजे मार रहे हैं। तो ये प्रक्रिया भी खत्म होनी चाहिए। वहां पर जो असंतोष उपजता है उसके कारणों को समझना पड़ेगा कि असंतोष और डर 2 चीज हैं, दोनों चीजें वहां चलती है। उन जो चीज चल रही है उसको कैसे खत्म होगा, अकेले बंदूक बारूद से नहीं होगा। बिल्कुल वहां पर लोगों के विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर और क्रांतिकारी कदम भी उठाने होंगे। बिल्कुल सही, तब ये रास्ते तैयार होंगे। राजीव जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, केवल दिल्ली जाके विक्टिम को वहां पे पेश करने से कुछ नहीं होगा साहब। धरातल पे छत्तीसगढ़ में भी काम करना होगा। एक तरफ से, एक पहल से कुछ नहीं होना है। राजीव जी, आश्वासन दीजिए आप। डॉक्टर अवधेश जी, क्रांति कोई समग्र बातों से होती है, तो क्रांति का एक पहलू यह भी है, ये पहला चरण है क्रांति का। क्रांति एकदम विस्फोट हो जाए जो 1857 हमने देखा था, इसीलिए असफल हो गया। क्रांति का अर्थ ही है कि हम वायु पर भी लड़ेंगे, जमीन पर भी लड़ेंगे, थल सेना जल सेना एक साथ काम करेगी। ये जो इंटेलेक्चुअल वॉर था, जिसमें तथाकथित बुद्धिजीवी बताते हैं कि ग्रामीणों को कुछ नहीं हो रहा, नक्सल शहीद है, नक्सल मर रहे हैं, तो भोले भाले ग्रामीणों के नाम पर। तो मैंने जो कहा कि जो जेएनयू के तथाकथित जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वो बुद्धि से जीते हैं, श्रम से नहीं जीते हैं। तो वो जो नैरेटिव खड़ा करते हैं, तो उस नैरेटिव को तोड़ने का एक प्रयास है। ये क्रांति की एक शुरुआत है। तो एक कहावत है, वंस बिगिनिंग बिहाफ ऑफ सक्सेस। तो सफलता की आधी शुरुआत शुरू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन राजीव जी, मैं आपके एक शब्द पे आपत्ति के साथ कोट कर दूं, 1857 का क्रांति फेल नहीं हुआ था। उसने देश में एक बारूद के काम किया था जिसके दम पे हमने आजादी पाई थी। आपने फेल कह दिया, फेल कड़ी आपत्ति है। मैं लौटूंगा, आज समय नहीं उसी से, मैं अलग से चर्चा उस पर कर लेंगे। 1857 की क्रांति फेल नहीं थी, इतिहास में दर्ज है वो। अमित जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप उनको ले गए, आपने उनकी व्याथाएं सुनी और वो जो न्याय और पुनर्वास की उन्होंने मांग की, राजीव जी ने उस पर कुछ नहीं कहा, गृह मंत्री जी ने उस पर उनका बयान नहीं आया। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं आज बिल्कुल भी इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। हम सब चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का एक एक रहवासी चाहता है कि बस्तर में शांति स्थापित हो, वहां पर खुशहाली आए, वहां पर उन्नति हो, प्रगति हो लोगों के, और हम सब उनके साथ हैं। और मैं आपको अपनी पार्टी के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, आपके लोकप्रिय चैनल पे, अगर आपको तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि आपके राज में नक्सलियों ने फांसी दी। तो मुझे ये लगता है कि आपको तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। और अभी जिस प्रकार से हमारे दिल्ली से बैठे साथी राजू जी कह रहे थे कि दिल्ली से एक नैरेटिव सेट होता है, मैं बिल्कुल उनकी बातों से सहमत हूं। तो आप सेट करिए, आप बताइए लोगों को कि ये इस लड़ाई पे कांग्रेस भाजपा एक है और हम सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, ये मैसेज दिल्ली में हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के नेताओं को बुलाइए, बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाइए, पत्रकारों को बुलाइए, जनता को बुलाइए, पूछिए कि आप क्या चाहते हैं, ये मुद्दा कैसे खत्म होगा। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर ये होगा।
ना कि उनको आगे करके आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। चलिए, कुल मिलाना यह है कि राजनीति से इस समस्या का समाधान न सालों साल से हुआ है न सालों साल तक होगा। केवल इच्छा शक्ति, गैर राजनीतिक पहल और साझा प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा। जिस बात की परिकल्पना लेके हम चल रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि जो पहल की गई, जिस तरह से पीड़ितों को दिल्ली ले जाया गया, उस पीड़ितों की समस्या को सुनने के बाद राजीव जी की बात को मैं कोट कर लेता हूं कि दिल्ली ऊंचा सुनती है तो शायद इससे ज्यादा ऊंचा दिल्ली को न कभी बोला गया और न कभी दिल्ली को और ज्यादा ऊंचा बोलने की आवश्यकता पड़े। इसी उम्मीद के साथ कि छत्तीसगढ़ में जल्द एक ऐसा सवेरा हो जो माओवाद मुक्त हो, भय मुक्त हो और एक खुशहाल बस्तर जो है वो फिर से लौट सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव रंजन जी आपका भी शुक्रिया, रावतार जी आपका भी शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।